Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. Students, now today in this lecture, we are going to discuss compounds of xenon. हमने इससे पहले नोबल गैसेस को स्टडी किया है। हमने देखा कि वो नई रिएक्शन करते हैं आम हालात में, लेकिन साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि xenon जो है वो रिएक्ट कर जाती है। तो चलें अब आपको बताते हैं कि किस तरह के कंपाउंड्स xenon प्रोड्यूस करता है जब वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ xenon. इन द प्रीवियस टॉपिक we have studied that noble gases usually do not make compounds, particularly if we talk about the first three gases, helium, neon and argon. They are not going to form any kind of compounds under any kind of conditions. लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो हमने देखा है फोर्सेस के वीक होने की वजह से रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती है और क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन जो है वो हमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हुए नज़र आते हैं, जिसका जिक्र हमने लास्ट टॉपिक में क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड की सूरत में भी किया था. बट इन योर कोर्स ओनली द कंपाउंड्स ऑफ xenon हैज़ बीन गिवन. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. xenon इज अ नोबल गैस विद द सिंबल ऑफ Xe. स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा ही है xenon के बारे में कि ये ग्रुप में बिल्कुल नीचे जाके पढ़ा हुआ है. तो अगर ये ग्रुप में नीचे जाके पड़ा हुआ है तो नीचे पड़े होने की वजह से हम कहते हैं कि इसका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर गया. तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक होल्ड जो है वो न्यूक्लियस का काफी कम हो जाता है. तो अगर ये कम हो जाता है इसका मतलब है किसी दूसरे के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करना आसान हो जाता है. दैट इज वाई xenon जो है वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सूरत में हमारे सामने आता है. बट याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, xenon के कंपाउंड्स इतने यूनिवर्सल नहीं है. यानी ऐसा नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह सकते कि xenon सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स क्रिएट कर रहा है. xenon सिर्फ सिलेक्टिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड्स बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, आज के टॉपिक में हम xenon के फ्लोराइड्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, और साथ ही साथ xenon के ऑक्साइड्स को जिक्र करेंगे, उनका तज़किरा करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि xenon के जो रिएक्शंस हैं उनकी कहीं ना कहीं कड़ी जाके जुड़ती है PTF6 के साथ. स्टूडेंट्स, ये PTF6 क्या है? इट इज प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड. और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यानी ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन करवा देता है. स्टूडेंट्स, पहली मर्तबा xenon का जो रिएक्शन देखा गया था वो इस कंपाउंड के साथ देखा गया था, जिससे इस कंपाउंड ने xenon की कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर ऑक्सीडेशन करवा दी थी. हाई प्रेशर के ऊपर जाके, हाई टेम्परेचर पर जाके ऑक्सीडेशन करवा दी थी, जिसकी वजह से ये चीज सामने आई कि xenon रिएक्शंस कर सकता है और कंपाउंड्स क्रिएट कर सकता है, और उसके बाद फिर इसके कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए. स्टूडेंट्स, अगर हम xenon की बात करें तो xenon जो है वो कंपाउंड्स क्रिएट करता है और स्टेबल कंपाउंड्स की प्रोडक्शन होती है. यानी कंपाउंड्स ऑफ xenon कोई इतने अनस्टेबल नहीं होते स्टूडेंट्स, ये बड़े स्टेबल कंपाउंड्स क्रिएट करता है. और इन कंपाउंड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी करती है. यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +8 होता है. और अभी हम एक टेबल देखते हैं जहां पे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करता है, +4 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और +6 भी करता है, हत्ता कि +8 भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है. तो +2 से रेंज करते हुए +8 की तरफ ये अपने स्टेबल कंपाउंड्स के अंदर हमें अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता हुआ नजर आता है. स्टूडेंट्स, xenon के कंपाउंड्स इतनी आसानी से नहीं बन सकते. xenon के कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है कि कंट्रोल्ड कंडीशंस रखी जाएं. अब स्टूडेंट्स, ये कंट्रोल्ड कंडीशंस क्या चीजें हैं, यानी कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी होती हैं प्रोवाइड करना xenon के कंपाउंड्स के लिए. स्टूडेंट्स, इसमें पहली जो चीज है वो तो है प्रेशर.
प्रेशर बहुत मायने रखता है। आमतौर पे जीनॉन हमें डिफरेंट कंपाउंड्स क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है एट हाई प्रेशर। जिन कंट्रोल्ड कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं उसमें पहले नंबर पे जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा वो है प्रेशर। स्टूडेंट्स, जो सेकंड नंबर पे मैं चीज रखूंगा वो है इनका मास रेशो, या आप कह लें कि जस्ट रेशो लिख लें, क्वांटिटी। यानी जब हम जीनॉन का रिएक्शन करवाएंगे किसी और के साथ चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल जीनॉन और फ्लोरीन का हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखेंगे फ्लोराइड्स की फॉर्म में। तो हम जब जीनॉन और फ्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो कंट्रोल्ड प्रेशर के साथ साथ हमें रेशो को भी देखना पड़ता है कि उनकी आपस में रिएक्ट करने के लिए रेशो कितनी होनी चाहिए। सो रेशो बहुत मैटर करती है, इसको हम एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो कंडीशंस जो हैं इनको जहन में रखिएगा कि इन दो कंडीशंस का हमें ख्याल होना चाहिए अलॉन्ग विद टेम्परेचर। सो कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिएगा कि जीनॉन रिएक्टिव है क्यों। हमने डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक होल्ड जो है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाता है, उनकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो आसान हो जाती है। दैट इज व्हाई जीनॉन इज अ रिएक्टिव ग्रुप, रिएक्टिव मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। अगर हम पहले तीन गैसेस की बात करें तो वो टोटली नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, लेकिन आखिरी तीन जो है वो हमें कंपाउंड्स बनाती हुई नजर आती है, इसलिए हमने उसमें से जीनॉन को चूज किया। अब स्टूडेंट्स चलते हैं कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन की तरफ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जीनॉन के कंपाउंड्स के अंदर हमें सबसे ज्यादा तो इसके फ्लोराइड्स नजर आते हैं, और इसके फ्लोराइड्स के अलावा हमें इसके ऑक्सी फ्लोराइड्स नजर आते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऑक्सी फ्लोराइड्स इसके कैसे बनते हैं? जब हम फ्लोराइड्स का ही रिएक्शन वाटर के साथ भी अगर करवा दें तो उससे ऑक्सी फ्लोराइड्स बन जाते हैं, यानी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए जीनॉन के फ्लोराइड्स की, जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो उससे ऑक्सी फ्लोराइड्स बन जाते हैं, और इसके अलावा ऑक्साइड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन तरह के कंपाउंड्स हमें जीनॉन के नजर आते हैं। जीनॉन के फ्लोराइड्स हमें नजर आते हैं, जीनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स नजर आते हैं, और जीनॉन के ऑक्साइड्स नजर आते हैं। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, और उस टेबल के अंदर मौजूद कुछ कंपाउंड्स जो जीनॉन के हैं उनके फॉर्मूलाए गिवन हैं। मैं आपको बताता हूं कि उनमें से फ्लोराइड्स कौन से हैं, ऑक्सीफ्लोराइड्स कौन से हैं, और ऑक्साइड्स कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये टेबल देखिए ब्लैक बोर्ड पर। अब स्टूडेंट्स, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर XeF2, स्टूडेंट्स इसका नाम है जीनॉन डाइफ्लोराइड। इट इज अ कलरलेस क्रिस्टल और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 140 डिग्री सेल्सियस। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये स्टेबल है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है 140, और इसमें जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। दूसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं दैट इज XeF4, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। इट इज ऑल्सो इन कलरलेस क्रिस्टल्स फॉर्म, और मेल्टिंग पॉइंट देखें 114, 100+ मेल्टिंग पॉइंट सजेस्ट कि ये स्टेबल हैं, और इसमें जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो XeOF2, स्टूडेंट्स इसका नाम है जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। इनके नाम देना मुश्किल नहीं है, जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड having melting point of 90 degrees Celsius, and in this xenon exists in the form of +4 oxidation state. इसके अलावा है XeF6, xenon hexafluoride, colorless crystals with a melting point 48 degrees Celsius, यानी सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एट रूम टेम्परेचर, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा आप देखें XeOF4, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, इसको जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड भी कहा जाता है, और इसको सिर्फ जीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड भी कहा जाता है। कलरलेस लिक्विड है विद अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -28 डिग्री सेल्सियस, और इसमें भी हमें जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 नजर आती है। देन वी मूव ऑन टू द ऑक्साइड्स। तो इसमें ऑक्साइड्स दो तरह के हैं, XeO3, जीनॉन ट्राइऑक्साइड, कलरलेस क्रिस्टल 25 डिग्री सेल्सियस पर एक्सप्लोड करके मेल्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और XeO4, जीनॉन टेट्राऑक्साइड,
colorless gas, minus 39.9 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट, और ऑक्सीडेशन स्टेट है +8। सो स्टूडेंट्स वापस आते हैं बोर्ड की तरफ। तो बच्चों आपने देखा टेबल के अंदर कि हमने देखा उसमें फ्लोराइड्स उसके हमें 3 नजर आ रहे हैं, XeF2, XeF4 और XeF6। The names are xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride respectively. ऑक्सीफ्लोराइड्स हमने 2 देखे डियर स्टूडेंट्स, जिसमें XeOF2 और XeOF4 आते हैं। इसका नाम xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड, xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड या xenon ऑक्सीफ्लोराइड। और हमने ऑक्साइड्स उसके 2 देख लिए डियर स्टूडेंट्स, XeO3 और XeO4, which are named as xenon trioxide and xenon tetraoxide respectively. So dear students, xenon इन कंपाउंड्स की फॉर्म में हमें नजर आता है, यानी इस तरह के कंपाउंड्स ये लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री में ऑन रिएक्शंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। So let's move onwards. Let's start the detail of these compounds. First we'll talk about fluorides of xenon. हम xenon के फ्लोराइड्स का जिक्र करते हैं और आप देख सकते हैं उसमें सबसे पहले मैंने XeF2 का जिक्र किया है। स्टूडेंट्स XeF2 इसका मैंने आपको नाम बता दिया कि xenon डाइफ्लोराइड इसका नाम है। डियर स्टूडेंट्स ये फ्लोरीन और xenon के डायरेक्ट रिएक्शन से बनता है, यानी इफ वी हैव xenon और फ्लोरीन तो ये इनके डायरेक्ट रिएक्शन से बनता है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से xenon फ्लोराइड या xenon डाइफ्लोराइड जो है वो हमें बनता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स ये 1 atm प्रेशर के ऊपर भी ये रिएक्शन जो है वो हो जाता है और इसमें रेशो जो है वो मैटर करती है। आप देख सकते हैं इक्वेशन जो है वो इस वक्त हमें बैलेंस नजर आ रही है। सो डियर स्टूडेंट्स दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ xenon डाइफ्लोराइड। स्टूडेंट्स ये जो एक रिएक्शन है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कई एक घंटे लगते हैं कंप्लीट होने में, यानी इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन और हमें इसको काफी वक्त देना पड़ता है ताकि ये रिएक्शन हो। एक एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 8 घंटे के अंदर ये रिएक्शन जो है वो मुकम्मल होता है। लेकिन जैसे ही xenon डाइफ्लोराइड बन जाए, और ऊपर हमने इससे पहले जो टेबल पढ़ा है वहां हमने पढ़ा था कि ये कलरलेस क्रिस्टल यानी सॉलिड की फॉर्म में क्रिएट होगा विद अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ही ये बन जाए यू हैव टू सेपरेट या कलेक्ट इट रैपिडली। आपको फौरन इसको फौरन बहुत जल्दी आपने इसको कलेक्ट कर लेना है। और डियर स्टूडेंट्स इसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास निकल के कंटेनर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो निकल के कंटेनर्स के अंदर हम इसको एंक्लोज कर लेते हैं आमतौर पर। स्टूडेंट्स इसको फौरन से कलेक्ट करने की वजह क्या है? इसको फौरन से कलेक्ट करने की वजह यह है कि अगर आपने इसको इसके अंदर ही रहने दिया तो इट विल अगेन कंबाइन विद मोर फ्लोरीन टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट फ्लोराइड दैट इज XeF4। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू रहता है और आप फ्लोरीन की अमाउंट और प्रोवाइड करते रहते हैं तो XeF2 जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है XeF4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो और xenon डाइफ्लोराइड आपको बनती हुई नजर आए तो हम इसको फौरन वहां से कलेक्ट करके निकल के कंटेनर्स में रख के इसको स्टोर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये काफी स्टेबल कंपाउंड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बता रहा है कि इसकी जो फोर्सेस होंगी, इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो खासी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस हमें नजर आ रहा है। तो ये खासा एक स्टेबल कंपाउंड यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करें या इस ऐसे ही रिएक्शन को दोबारा से करवाएं, यानी xenon और फ्लोरीन को दोबारा से करवाएं और इसकी रेशो को चेंज कर दें
और इसकी रेशो को चेंज करके 1:5 कर दिया जाए, यानी यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो रेशो है वो अमूमन हमें 1:1 या कुछ केसेस में 1:3 मिलती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे हम क्या कर दें, अगर इस केस में मैं यहां पे लिखता हूं कि अगर रेशो जो है, इफ रेशो बिकम्स, या उसको कर दिया जाए कितना, 1:5, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ xenon एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है अगर इस रेशो के ऊपर रिएक्शन करवाया जाए, यानी जितने आप मैस xenon का रख रहे हैं उसका 5 गुना मैस फिर किसका रखना पड़ेगा, फ्लोरीन का। अगर इस परसेंटेज के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो xenon डाइफ्लोराइड तो बनता ही है, लेकिन वो xenon डाइफ्लोराइड जो बनता है, इट कंबाइंस विद मोर फ्लोरीन to produce xenon tetrafluoride. But for this case, जैसे मैंने ऊपर बताया कि कंडीशन एक नहीं दो कंडीशंस को देखना है, तो रेशो तो इंक्रीज कर दी है, प्रेशर को भी इंक्रीज करना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन 6 atm 5 to 6 atm प्रेशर के ऊपर अगर आप रेशो 1:5 रखते हैं, तो फिर आप ये दो स्टेप्स उस प्रोडक्शन में काउंट करें। तो अगर ये 1:5 होती है, तो इन द फर्स्ट स्टेप these elements will unite to form xenon difluoride, and again xenon difluoride will combine with more fluorine to produce xenon tetrafluoride. तो increased pressure पे और increased रेशो की सूरत में हमारे सामने हमें XeF2 नहीं बल्कि XeF4 जो है वो हमें प्रोड्यूस हो जाता है। इट विल टेक सम मोर टाइम, इवन 3 to 4 और 5 आवर्स मोर। तो ये जो xenon के रिएक्शन हो रहे हैं फ्लोरीन के साथ, अगरचे हमें पता है कि फ्लोरीन जो है वो इसी चैप्टर में हमने पढ़ा कि इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इसके बावजूद xenon की इतनी कम रिएक्टिविटी है कि मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी के साथ रिएक्ट करते हुए भी वो इंतहाई स्लो प्रोसेस शो कर रहा है, विच विल टेक सम आवर्स। तो कई एक घंटे इसके ऊपर लग जाते हैं। इंक्रीज्ड प्रेशर और रेशो की सूरत में और मजीद टाइम जो है वो इसकी प्रोडक्शन में लग जाता है। तो यहां से xenon टेट्राफ्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर इसका नाम साथ मेंशन कर देता हूं कि ये xenon टेट्राफ्लोराइड है। एंड इफ दिस रिएक्शन कंटिन्यूज, और आप शुरू में रेशो और ज्यादा लेते हैं, इन केस ऑफ 3:20, यानी वी विल टेक 3 moles ऑफ xenon, और यू कैन से जितना मैस आप xenon का ले रहे हैं तो रेशो ये रखिएगा 3:20। इफ यू आर टेकिंग 3 moles ऑफ xenon, यू हैव टू टेक 20 moles ऑफ फ्लोरीन। अगर हम ये इंक्रीज्ड रेशो रखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन यही होगा, xenon डाइफ्लोराइड का रिएक्शन कंटिन्यू होगा, xenon डाइफ्लोराइड से xenon टेट्राफ्लोराइड बनेगा, एंड इवेंचुअली दिस xenon टेट्राफ्लोराइड XeF4 combines with more fluorine to produce XeF6, और XeF6 का नाम है xenon हेक्साफ्लोराइड। बट डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये इवन मोर इंक्रीज्ड प्रेशर पे जाके ये रिएक्शन होता है। 50 atm, एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 atm जो है वो प्रेशर देना पड़ता है, और इसके अलावा तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस इस केस में हमें टेम्परेचर भी देना पड़ता है, और उसके नतीजे में xenon हेक्साफ्लोराइड बनता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम xenon डाइफ्लोराइड ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इसी वक्त यहां से इसको कलेक्ट कर लिया जाए निकल कंटेनर्स के अंदर। xenon टेट्राफ्लोराइड के केस में भी निकल के कंटेनर्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन xenon हेक्साफ्लोराइड की दफा हम इसको आमतौर पे स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स के अंदर, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स के अंदर हम इसको एनक्लोज्ड कर लेते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशंस आप प्रोवाइड करते हैं तो ये देखा गया कि तकरीबन 95% कन्वर्जन हो जाती है xenon
टेट्राफ्लोराइड की इंटू जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं 3 फ्लोराइड्स जीनॉन के, और उनको प्रोड्यूस करने का मैंने तरीका बता दिया कि ऑल द थ्री फ्लोराइड्स ऑफ xenon can be produced by the direct combination of xenon with fluorine but at different conditions। आप देखें कि हमने जब डाइफ्लोराइड बनाया तो इतनी कोई हार्श कंडीशंस जो हैं वो हमने प्रोवाइड नहीं की। इवन 1 ATM के ऊपर भी ये रिएक्शन हो जाता है, लेकिन हमें टेट्राफ्लोराइड बनाते वक्त 6 ATM प्रेशर, जबकि हेक्साफ्लोराइड बनाते वक्त 50 ATM ऑफ प्रेशर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ गया। इसका मतलब कि जो हम एक बड़े फ्लोराइड की तरफ जा रहे हैं, हार्श से हार्श कंडीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती चली जाती हैं। दिस सजेस्ट कि शुरू में तो वो थोड़ा सा रिएक्शन शो कर देता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है वो रिएक्शन हार्श कंडीशंस को एक्सपेक्ट करता है या डिमांड करता है, और हम वो कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो ही वो रिएक्शन जो है वो आगे चलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कंपाउंड्स ऑफ xenon में पहले कंपाउंड्स जिनका नाम है फ्लोराइड्स ऑफ xenon। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो फ्लोराइड्स ऑफ xenon हैं ये किस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो आम तौर पर रिएक्शंस ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ xenon, जो हमने अभी xenon के तीन फ्लोराइड्स पढ़े हैं, इनके अंदर हम पढ़ने लगे हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, तीनों में एक चीज कॉमन है कि ऑल 3 फ्लोराइड्स आर गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। They are good fluorinating agents। अच्छा बच्चों, अब ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स क्या है, फिर हम देखते हैं कि उन तीनों के अंदर किसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है और कौन जो है वो माइल्ड सा फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। लेकिन सबसे पहले ये समझिएगा कि फ्लोरीनेटिंग एजेंट हम कहते किसको है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फ्लोरीनेटिंग एजेंट हम कहते हैं स्पीशी which has फ्लोरीन एटम भी कह सकते हैं, आइन भी कह सकते हैं, एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एंड हैज कैपेसिटी to add this fluorine in other substance। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखता हूं, फिर आपको मैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट समझाता हूं। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की क्या करता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? कि उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन वाले पॉइंट को डिस्कस करूं, बेटा ये कहां से ऑक्सीजन देगा उसको? जाहिर है इसके पास ऑक्सीजन होगा और ये ऑक्सीजन फिर उसको देगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरीनेटिंग एजेंट क्या होता है? जो अपना फ्लोरीन किसी दूसरे में ऐड करने की सलाहियत रखता हो, सो उसको हम कहते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट। अब इस डेफिनेशन में हमारे स्टूडेंट्स को 2 लफ्ज तंग करेंगे। वो कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज है और न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है। तो बच्चों, इसको समझाने के लिए मैं यहां पर इन दोनों लफ्जों को दोबारा से लिखता हूं। तो एक है लफ्ज इलेक्ट्रोफाइल और स्टूडेंट्स एक लफ्ज मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल। बच्चों, इनमें फर्क क्या है? मैं आप जब इसका तोड़ जोड़ करूंगा ना तो आप इसका मतलब समझ जाओगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है चार्ज होता है नेगेटिव, एंड द वर्ड फाइल मींस लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज लवर। तो नेगेटिव चार्ज लवर से क्या मुराद है?
नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला, और नेगेटिव चार्ज को बेटा वही अट्रैक्ट करता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल इज डिफाइंड एज अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एंड न्यूक्लियोफाइल, द वर्ड न्यूक्लियो कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फाइल मीन्स लविंग, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव लवर वही होगा जिसके ऊपर खुद क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। सो यहां पर अब आप डेफिनेशन के ऊपर दोबारा हम वापस आते हैं। मैंने ये कहा कि ऐसी स्पीशी जिसके पास फ्लोरीन एटम पड़ा हो, इलेक्ट्रोफाइल यानी चाहे पॉजिटिव चार्ज रखने वाला या न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज रखने वाला, एंड हैज कैपेसिटी टू ऐड दिस फ्लोरीन इन अदर सब्सटेंसेस, और इसके पास ये कैपेसिटी भी मौजूद हो कि ये अपना फ्लोरीन जो उसके अंदर पड़ा हुआ है वो कभी भी किसी को दे दे, तो इसको हम कहते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो अभी हमने ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, इसमें ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड सबसे अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड दूसरे नंबर पे, जबकि ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड एक माइल्ड, एक कम अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट समझा जाता है। इसीलिए आपकी बुक में इसके नाम के साथ लिखा हुआ है कि ये एक माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, जबकि फ्लोरिनेशन के लिहाज से या फ्लोरिनेटिंग एजेंट होने के लिहाज से ये बहुत अच्छा, वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट समझा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस बात को काइंडली जहन में रखिएगा कि ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। अब ये फ्लोरिनेशन सामने वाले की करते कैसे हैं, उसके लिए मैं जस्ट एक रिएक्शन आपको दिखाता हूं। सो द फर्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फ्लोरिनेशन, कि ये फ्लोरिनेशन कैसे करते हैं, यानी ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पर काम किस तरह करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम रिएक्शन देखेंगे XeF2 का विद मरकरी। स्टूडेंट्स, इसमें हम XeF2 का रिएक्शन देखेंगे मरकरी के साथ, और ये रिएक्शन जो होगा इसमें ज़ीनॉन विल बी सेट फ्री फ्रॉम ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, एंड दिस मरकरी रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू प्रोड्यूस मरकरिक फ्लोराइड। और स्टूडेंट्स, यही रिएक्शन XeF4 भी शो करता है, लेकिन चूंकि हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं कि XeF4 इज अ वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट एज कंपेयर टू XeF2, तो इसकी फ्लोरिनेशन और जल्दी और ज्यादा बेहतर अंदाज में नजर आती है। द रिएक्शन इज सेम, दिस ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू ज़ीनॉन, और यहां से मर्क्यूरिक फ्लोराइड के 2 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में इन फ्लोराइड्स ने अपने अंदर मौजूद फ्लोरीन जो किसी भी फॉर्म में था, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में हो या न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में हो, वो फ्लोरीन निकाल के सामने मौजूद किसी दूसरे एटम एलिमेंट कंपाउंड को दे दिया। तो जैसे ही उसको दे दिया तो उसके देने से खुद ये फ्री हो गए और अपना फ्लोरीन उसको दे दिया। सो इस प्रोसेस का नाम है फ्लोरिनेशन, एंड सिंस दे आर डूइंग फ्लोरिनेशन सो दे विल बी कॉल्ड एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, एंड देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये बात पहली हो गई। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये अपनी रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन करवाने का मतलब है सामने वाले की क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन अगर ये सामने वाले की करवाते हैं और अपनी क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो हुए बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर कैसे काम करते हैं, और इसके लिए हम बिलखसूस देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इनका रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन के साथ। स्टूडेंट्स, जब इनका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ तो ये अपनी रिडक्शन करवाते हैं, दे गेट रिड्यूस्ड। और ये रिडक्शन कैसे होती है जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। XeF2
ऑन रिएक्शन विद H2, हाइड्रोजन गैस के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, एंड इन दिस रिएक्शन XeF2 is reduced to Xe along with the formation of 2 units of hydrogen fluoride. So dear students, let's check out कि इनकी रिडक्शन कैसे हुई है। स्टूडेंट्स जरा देखिएगा कि यहाँ पे फ्लोरीन चूंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में जाएगी, और फ्लोरीन पे हम चैप्टर के शुरू में पढ़ के आएंगे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो -1 हो गई, और चूंकि 2 एटम्स हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएगी। इसके हिसाब से जीनॉन के ऊपर चार्ज आएगा +2। ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जीनॉन इज फ्री, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? 0। तो देखिए कि ये +2 से किस में शिफ्ट हो गया? 0 में। तो +2 से 0 में शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्लस से 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिडक्शन। तो अपनी रिडक्शन होने का मतलब है सामने वाले की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। सो दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन जो है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ये रिएक्शन बाकी ऑक्साइड्स में भी कॉमन है। XeF4 when reacts with hydrogen gas, it produces the same. Xenon tetrafluoride is reduced to xenon, whereas HF is produced. So in order to balance the equation, since we have 4 F atoms, so हम यहाँ पे 4 लगा देंगे और हाइड्रोजन को 4 करने के लिए 2 लगा देंगे। इसका मतलब है कि xenon tetrafluoride के लिए we require 2 molecules of hydrogen. Similarly, for the reaction of XeF6 with the H2, it produces again xenon and HF. Since there are 6 fluorine atoms, so 6 will be added here, and in order to make 6, 3 molecules of hydrogen will be required. So students आप देख सकते हैं कि ये यहाँ सब के अंदर जो है वो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखें +4 है, और यहाँ 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और यहाँ 0। सो सब में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं बट खुद रिड्यूस हो रहे हैं। So that is the second reaction when they act as oxidizing agent. Dear students, if we talk about their reaction with ammonia, students अमोनिया के साथ इनका जो रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोजिव होता है, वो वायलेंट होता है। तो एक बात तो मैं यहीं पे आपको शुरू में ही बता दूं कि दिस इज गोइंग टू शो अ वायलेंट, और यू कैन से एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा ये। सो ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन जो है वो शो करते हैं अमोनिया के साथ। स्टूडेंट्स रिएक्शन देखिएगा, इस पर्पस के लिए हम यूज करेंगे XeF4 यानी xenon टेट्राफ्लोराइड, और इसका रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ NH3। This reaction also sets xenon free along with the production of HF और नाइट्रोजन गैस। So dear students, ये एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, इसके अंदर हमें एक वायलेंट रिएक्शन जो है इसका नजर आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि फ्लोरीन के 4 एटम्स हैं, यहाँ फ्लोरीन का 1 एटम है, नाइट्रोजन 2 हैं, तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन 3 है, अगर हम फर्ज कीजिए यहाँ 3 लगाते हैं तो फ्लोरीन तो यहाँ 4 हमें नजर आ रहे हैं। तो दैट इज वाई हम अब थोड़ा सा क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजन को इवन नंबर से ऑड नंबर में लाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस रिएक्शन में HF के 12 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो 12 यूनिट्स प्रोड्यूस होने का मतलब है अमोनिया के
अमोनिया के 4 यूनिट्स होंगे। जाहिर है कि ये जब 4 मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन के 3 के साथ तो 12 एटम्स हो जाएंगे। नाइट्रोजन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 हैं तो इसको 4 करने के लिए हम 2 लगा देंगे। सिमिलरली फ्लोरीन यहाँ 4 नजर आ रहे हैं जबकि यहाँ पे 12 हैं तो इसको 4 को करने के लिए हम 3 यूनिट्स लगाएंगे और जीनॉन 3 है तो उसके साथ 3 लगा के हम इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कुछ रिएक्शंस के अंदर हमें यूनिट्स याद रखने पड़ते हैं कि कितने यूनिट्स हैं ताकि फिर इक्वेशन बैलेंसिंग में हमें आसानी हो जाए। सो आप देख सकते हैं कि इसमें जीनॉन का टेट्राफ्लोराइड है और इट इज रिएक्टिंग विद 4 यूनिट्स ऑफ अमोनिया गैस। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया दिस रिएक्शन इज वेरी वायलेंट एंड इट प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन गैस। बहुत सारे बच्चों के ज़हन में आ रहा होगा कि सर डिस्कस तो कर रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन को और उनके रिएक्शंस को, और इतना वायलेंट रिएक्शन जीनॉन तो बहुत ज़्यादा जो है वो नॉन रिएक्टिव है, शुरू में सर ने बता दिया था। डियर स्टूडेंट्स जीनॉन नॉन रिएक्टिव है ना, लेकिन जब जीनॉन अपने कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कंपाउंड्स तो नॉन रिएक्टिव नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जब एक कंपाउंड बनाता है तो फिर उसकी वो प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, बिकॉज एलिमेंट्स कंबाइन होकर जब कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है, उस कंपाउंड की अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स के साथ जो है मैच नहीं करती हैं, अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जीनॉन एक अनरिएक्टिव नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैस है, लेकिन उसके कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्टिव नेचर रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने वायलेंट रिएक्शन शो किया है अमोनिया के साथ। स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट रिएक्शन, इस टॉपिक के लास्ट रिएक्शन में, दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन विद वाटर। स्टूडेंट्स ये वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं जीनॉन के फ्लोराइड्स, बट याद रखिएगा ये जो रिएक्शन वाटर के साथ ये करते हैं ये वाटर की स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी वाटर की मैं यहां मेंशन कर देता हूं स्मॉल क्वांटिटी। वाटर की कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो है वो नहीं चाहिए होती है। सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो चलें देखते हैं कि रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम देख सकते हैं कि हमें जीनॉन का टेट्राफ्लोराइड और उसका रिएक्शन है वाटर के साथ। डियर स्टूडेंट्स व्हाट दिस रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोड्यूस, दिस रिएक्शन एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन मैंने बता दिया था आपको कि जब फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन का रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीफ्लोराइड्स। सो स्टूडेंट्स यहां से ऑक्सीफ्लोराइड क्रिएट होगा, तो यहां से जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। तो मैं इसका नाम मेंशन कर देता हूं जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड along with the production of हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहां से हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो भी प्रोड्यूस होता है इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। फ्लोरीन के 4 यूनिट्स हैं, 4 एटम्स हैं, तो इसके साथ अगर हम 2 लगा दें दिस होल इक्वेशन गेट्स बैलेंस्ड। सो डियर स्टूडेंट्स इन द लास्ट रिएक्शन ऑफ फ्लोराइड्स हमने पढ़ा कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस ऑक्सीफ्लोराइड्स फ्रॉम फ्लोराइड्स। तो ये आप देखें कि जीनॉन का ऑक्सी डाइफ्लोराइड हमने जीनॉन के फ्लोराइड से प्रोड्यूस कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द टॉपिक ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन, और इसमें पर्टिकुलरली हमने फ्लोराइड्स ऑफ द जीनॉन को डिस्कस किया है। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑक्सीफ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ जीनॉन। डियर स्टूडेंट्स in this second part of the topic we are going to discuss oxyfluorides of xenon। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीफ्लोराइड्स को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां आपने रिएक्शन देख लिया था कि हमने जीनॉन के फ्लोराइड्स इस्तेमाल किए और उनकी हाइड्रोलिसिस की, और उनकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमने ऑक्सीफ्लोराइड्स को प्रोड्यूस कर लिया। डियर स्टूडेंट्स देयर आर 2 ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon। एक का नाम है xenon ऑक्सी
डाइफ्लोराइड और दूसरे का नाम है ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड को हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सी डाइफ्लोराइड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि इसके ऊपर स्टडी अभी तक बहुत कम है, इसलिए इसको एक ही लाइन में आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया, तो इसकी अभी हम बहुत ज़्यादा स्टडी जो है वो नहीं कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन प्रोड्यूस ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड? इसके लिए सिंपल हम ज़ीनॉन यूज़ करते हैं, फ्री ज़ीनॉन, और उसका रिएक्शन करवा देते हैं OF2 के साथ। OF2 डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़कर आ चुके हैं, ऑक्सी डाइफ्लोराइड के नाम से आप इसको पढ़कर आ चुके हैं। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या ऑक्सी डाइफ्लोराइड एक ही बात है। सो इसका हम डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, यानी यहां पे हमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना पड़ता है, और आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम किसको कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके, यानी करंट, हाई वोल्टेज करंट पास करके हम इनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवा के इसको ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, और चूंकि अभी तक इसके बहुत कम रिएक्शंस पता चले हैं, इसलिए इसके हम कोई बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं देखते। Students, let's move on to the next oxyfluoride, that is xenon tetra ऑक्सीफ्लोराइड। और इसको, जैसे मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको बताया, इसको ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसकी तो स्टडी बहुत कम है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ भी कहीं नहीं करते हैं, ज़्यादातर यही स्टडी होता है, इसलिए इसको ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का नाम दे दिया जाता है। लेकिन टेक्निकली ये ज़ीनॉन टेट्रा ऑक्सीफ्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला है XeOF4। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले पार्ट में पढ़कर आए कि कैसे हमने इसको प्रोड्यूस किया था, याद कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जब हमने फ्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस करनी है वाटर के साथ, तो ये प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हम फर्ज कीजिए अगर उस तरीके से आप इसको नहीं प्रोड्यूस करना चाहते, तो इसका एक और तरीका है। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? उसमें हम रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन ऑफ ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। हम ज़ीनॉन का हेक्साफ्लोराइड यूज करेंगे और इसका रिएक्शन करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम 3 चीजों के साथ रिएक्शन करके ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? इसमें हम सबसे पहले नंबर पे जिसको डिस्कस करते हैं वो है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये तरीका मैंने पहले नंबर पे इसलिए लिखा है क्योंकि एक यही तरीका जो है वो आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ करने पर भी हम ये ऑक्सीफ्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तरीकों के जरिए हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका पर्टिकुलरली आपकी बुक में गिवन है, तो हम इसकी स्टडी करते हैं। सो सिंपल सा रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स। इन दिस रिएक्शन ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड is made to react with silica, SiO2, और you can say sand। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं और इसके रिएक्शन के नतीजे में डियर स्टूडेंट्स ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड प्रोड्यूस होता है along with the production of silicon tetrafluoride। स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन आप देखें, यहाँ 2 हैं, यहाँ सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है, सो वी विल पुट 2 हियर, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो 8 यहाँ पर हो गए हैं, 4 यहाँ पे, 12 हो गए हैं। तो यहाँ 6 हैं, इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम इधर 2 लगा दें, द होल इक्वेशन गेट्स बैलेंस्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड is made to react with silicon dioxide, और उसके नतीजे में हमारा मेन प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, दैट इज ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। स्टूडेंट्स, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के बारे में ज़हन में रखिएगा कि ये एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है,
स्टूडेंट्स ये बात आपको पता है कि वॉलेटाइल वो होता है कि जिसके वेपर्स आसानी से क्रिएट हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है। जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब स्टूडेंट्स इसका यूज क्या है? हम ज़ीनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड को कहां पे यूज कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पे यूज इसका लिखता हूं, फिर मैं आपको उसको रिएक्शन से साबित करके दिखाता हूं। इसका यूज ये है कि इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन। यस डियर स्टूडेंट्स, इसके जरिए हम ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स इसका यूज क्या है? मैंने बताया आपको, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन, यानी ये ज़ीनॉन के ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स आप देखें, कॉन्टिन्यूटी देखें, अपने टॉपिक की कॉन्टिन्यूटी देखें। सबसे पहले आपको फ्लोराइड्स पढ़ाए गए, आपको बताया गया फ्लोराइड्स कैसे बनते हैं, फिर बताया गया कि फ्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस की जाए तो ऑक्सीफ्लोराइड्स बन जाते हैं, और फिर जब आपको ऑक्सीफ्लोराइड बता दिया गया तो फिर आपको बताया जा रहा है कि अगर उसकी भी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो ऑक्साइड्स बन जाएंगे। सो याद रखिए, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन, और जो रिएक्शन हम कंटिन्यू करेंगे वो हम इसकी क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और जैसे ही हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें नजर आ जाएगा कि आसानी से ज़ीनॉन का ऑक्साइड जो है वो क्रिएट हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड ये भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड से प्रोड्यूस हो सकता है। वो तीसरा मेथड है इसको प्रोड्यूस करने का। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन की तरफ। मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं कि ये रहा ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, हम इसकी करने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस यानी रिएक्शन विद वाटर, और जो ही ये रिएक्शन होता है इससे ज़ीनॉन का ट्राई ऑक्साइड क्रिएट होता है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। सो स्टूडेंट्स आप देखें, कॉन्टिन्यूटी देखें जिसकी तरफ मैं आपको फोकस दिलाना चाह रहा हूं कि पहले फ्लोराइड्स पढ़ाए, फिर फ्लोराइड्स से ऑक्सीफ्लोराइड्स प्रोड्यूस करना सिखाया, अब ऑक्सीफ्लोराइड्स से ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करना सिखाया जा रहा है। Dear students, this equation is not balanced yet. So in order to balance the equation, we can see that fluorine has 4 atoms on the left side. तो 4 एटम्स करने के लिए हम यहां पे 4 पुट करेंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, इसलिए इसको हम इसके साथ जो है वो हम 2 लगा देंगे, तो ये पूरी इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो जाती है। सो दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, और इसके नतीजे में हम यह मेंशन कर देते हैं कि ज़ीनॉन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन। अब चलते हैं टॉपिक के लास्ट पार्ट की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन। सो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने 2 कंपाउंड्स को स्टडी किया है, एक में हमने फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन को स्टडी किया और एक टॉपिक में हमने ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन को स्टडी किया। अब चलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन की तरफ। स्टूडेंट्स 2 तरह के ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं ज़ीनॉन के, एक का नाम है ज़ीनॉन ट्राई ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है XeO3। स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, फिर हम आएंगे XeO4 की तरफ। पहले देखते हैं इसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। स्टूडेंट्स दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6, यानी ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि अगर ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस की जाए तो उससे ये बन जाता है ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। जी बेटा मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था, लेकिन याद रखिएगा ये जो हाइड्रोलिसिस है ये स्लो हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी स्पीड ऑफ द हाइड्रोलिसिस को स्लो रखना है।
तो अगर आप इसको रैपिड रखते हैं, तेज करते हैं, तो बेटा ये वाला रिएक्शन आप जस्ट इसकी जगह वाटर लगा के अगर रिएक्शन करवा के देखें तो आप देखेंगे यहां पे ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं। यहां कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी लेकिन स्लो हाइड्रोलिसिस करनी है। सो याद रखिएगा, जब हम ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की स्लो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके नतीजे में हम ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। द रिएक्शन इज वेरी सिंपल, XeF6 reacting with water and they are going to produce XeO3 यानी xenon का ऑक्साइड along with the production of AHF. Students, this equation is not balanced. So आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर देखिए 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं, यहां पे जस्ट 1 है तो इसके साथ 6 लगा दीजिए। हाइड्रोजन चूंकि 6 हो चुके हैं तो ये 2 हाइड्रोजन है, जैसे ही हम इसके साथ 3 लगाएंगे ये एटम्स भी 6 हो जाएंगे। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन जिसमें हमने ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड को क्रिएट किया है। स्टूडेंट्स, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका यूज अभी मैं आपको XeO4 के साथ ही पढ़ाऊंगा चूंकि दोनों के यूजेस जो हैं वो एक जैसे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड और अब चलते हैं लास्ट ऑक्साइड की तरफ और वो है ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, इसको टेट्राऑक्साइड भी लिखा जाता है और कभी कभार इसको टेट्राऑक्साइड भी लिखा जाता है। ये बात एक ही है, पढ़ने में भी ये एक जैसा ही महसूस होता है। XeO4 इसका फॉर्मूला है। सो डियर स्टूडेंट्स, XeO4 इसके बारे में पहली चीज ध्यान में रखिएगा, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है विद कलर येलो और इसका भी वही इस्तेमाल है जो ऊपर XeO3 का है और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूं कि क्या इस्तेमाल है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्शन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रोडक्शन के लिए हमें रिएक्शन क्या करवाना पड़ेगा वो जरा गौर से सुनिएगा। इसकी प्रोडक्शन के लिए हमें रिएक्शन करवाना पड़ेगा बेरियम पर जीनेट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे सर ये पर जीनेट क्या आ गया। आप सिर्फ जीनेट को समझिए। डियर स्टूडेंट्स, जीनेट आर द सॉल्ट्स ऑफ ज़ीनॉन। तो ये आप घबराएं ना, जिस तरीके से आपने सल्फेट्स को पढ़ा है कि वो सल्फर के कंपाउंड्स हैं, इसी तरह जीनेट्स जो हैं वो ज़ीनॉन के कंपाउंड्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, बेरियम परजीनेट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम परजीनेट इज द सॉल्ट ऑफ ज़ीनॉन। डियर स्टूडेंट्स, अब ये रिएक्शन देखिएगा, Ba2XeO6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम परजीनेट और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन somehow it is an explosive reaction और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस बेरियम सल्फेट। यहां से बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, मेन प्रोडक्ट हमारा क्रिएट होता है दैट इज ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्रा ऑक्साइड along with the production of water. सो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास एक इक्वेशन जिसके जरिए हम ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड को क्रिएट कर सकते हैं। रिएक्शन इज वेरी सिंपल, बेरियम परजीनेट का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन, बेरियम के 2 एटम्स हैं, सो वी विल पुट 2 हियर। सल्फेट आइंस भी जाहिर है 2 होंगे तो उसके साथ भी 2 लगेगा और चूंकि हाइड्रोजन 4 है तो इसको यहां पे हम 2 लगाएंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा ही रिएक्शन सोडियम परजीनेट के साथ भी होगा। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये है सोडियम परजीनेट। रिएक्शन एक जैसा होगा जैसा हमने ऊपर पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा
और जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, यहां से सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4। इसी तरह जीनॉन का टेट्रा ऑक्साइड क्रिएट होगा और साथ में वाटर क्रिएट होगा, सेम रिएक्शन होगा। जिस स्टूडेंट्स इक्वेशन को बैलेंस कर लें, चूंकि यहाँ पे Na के 4 एटम्स हैं, यहाँ 2 हैं तो 2 लगाएंगे। इसी तरह सल्फेट जो है वो 2 हो जाएंगे तो इसके साथ भी 2 लगेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर के साथ भी 2 लगेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जीनॉन टेट्राऑक्साइड। और अब चलते हैं लास्ट बात की तरफ, जहां मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को कहां पे यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जीनॉन ट्राइऑक्साइड और जीनॉन टेट्राऑक्साइड दोनों ही बहुत ही शानदार किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं क्योंकि ये बहुत रेडिली अपनी ऑक्सीजन लूज करके किसी दूसरे को दे देते हैं। सो ये आसानी से ऑक्सीजन लूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो दैट इज द टॉपिक ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन, जिसमें पहला पार्ट फ्लोराइड्स पर, दूसरा पार्ट ऑक्सीफ्लोराइड्स पर और तीसरा पार्ट ऑक्साइड्स ऑफ जीनॉन पर कंसिस्ट करता था। इन सारों के फॉर्मूलाए और प्रोडक्शन जो है उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमन कीजिएगा। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एंट्री टेस्ट में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हमने देखा कि जीनॉन जो है वो फ्लोराइड्स और उसके बाद ऑक्सीफ्लोराइड्स प्रोड्यूस करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।